नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर हम अपनी अगली क्लास के साथ आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना इस विषय के अंदर से कोई भी परीक्षा हो उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आप चाहे वो स्टेट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे डीएससी, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका पक्का मिलता है। आप चाहो तो इसमें आप पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं जिस भी परीक्षा उनमें उठा के आप देख सकते हो, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास से। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। देखिए, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैला एक गैसों का आवरण है। तो इसको आप ऐसे बोल दो कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का एक आवरण है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है। और ये पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, ये आपने देख लिया, यहाँ पर पृथ्वी का वायुमंडल है। ये पृथ्वी के चारों ओर इसके गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर रुका हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इन गैसों को अपनी तरह खींच के रखता है, रोक के रखता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका मुख्य कारण है। तो इसमें देखेंगे वायु का किस प्रकार से प्रतिशत रहता है। तो वायु जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पूरी जो वायु है उसका जो द्रव्यमान है, तो पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान का 99%, ठीक है, पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान का 99% जो भाग है वो वायु है। और ये जो वायु है 99% भाग वायु का, ये पृथ्वी की सतह से, यानी कि यहाँ से लेकर जहां पर हम खड़े हैं उस धरातल से लेकर ऊपर जब हम चलेंगे आकाश की तरफ है, तो ऊपर जाएंगे तो 32 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है? 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बाकी जो 1% अनुपात रहेगा वायु का, वो 32 किलोमीटर से ऊपर मिलेगा आपको। तो मतलब आप कह दो कि ज्यादातर वायु का जो सांद्रण है, संगठन है, वो पृथ्वी के नजदीक 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। देखिए, वायुमंडल के संगठन में वायु के साथ साथ दो चीजें और हैं। जलवाष्प, ये कि आपका जलवाष्प, और दूसरा है धूलकण। ठीक है, धूलकण किन किन से मिलकर हम आगे बातें करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो गैस, जलवाष्प और धूलकण ये वायुमंडल के निर्माण के मुख्य घटक हैं। ठीक है, और वायु ये गैसें हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की गैसें, ये विभिन्न प्रकार की गैसें मिलकर ही वायु का निर्माण करती हैं। तो देखिए, ये जो वायु है, ये जो इन वायु में गैसों का जो अनुपात है वो बदलता रहता है। देखिए यहाँ पर है बदलता गैसीय अनुपात, ये वाला अनुपात इनका बदलता रहता है। इसका अनुमान आप इसी से लगा लो कि भाई वायुमंडल के अंदर, ठीक है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि यहां से लेकर सतह से लेकर 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये हो गया आपका 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन का अनुपात पाया जाता है। मतलब क्या है? सतह से लेकर आप 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में जाओगे, वहां पर ऑक्सीजन मिलेगी आपको। 120 किलोमीटर से ऊपर यदि आप जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती चली जाएगी, मतलब बहुत ही कम होती चली जाएगी। ठीक है, दूसरा है जलवाष्प और CO2। अब देखना, जलवाष्प और CO2 इन दोनों का उपस्थिति है वो वायुमंडल में 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहां तक पाई जाती है? 90 किलोमीटर तक, ये पाई जाती है 90 किलोमीटर तक। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पिछली परीक्षाओं में स्टेट में देख चुका हूँ, नेट में देख चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये डायरेक्ट पूछते हैं कि ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो वायुमंडल में कहाँ तक पाई जाती है, तो वो 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर पूछते हैं कि जो वायु है वो उसका जो अधिकतम सांद्रण है वो कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, वो 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी से बनता है कि जो जलवाष्प और CO2 है वो वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक पाए जाते हैं। तो जलवाष्प और CO2 वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में 90 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। 90 किलोमीटर से ऊपर यदि आप जाते हो तो वहां पर जलवाष्प और CO2 की मात्रा बहुत ही कम होती चली जाती है। वैसे भी आपको ध्यान हो कि जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान हमारा घटता है, लेकिन कुछ सीमाएं ऐसी, जैसे बाह्य मंडल है, बहिर्मंडल है, उसमें तापमान बढ़ने लग जाता है। तो तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक बनता है। तो ये था आपका प्रमुख वायुमंडल का संगठन। अब इसमें हम इन
वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं उनका एक एक करके, जो मुख्य मुख्य गैसें हैं उनका अध्ययन करेंगे। कंप्लीटली नहीं है, बट जो मुख्य मुख्य टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, वो यहाँ पर मैंने दिखाए गए हैं और इन्हीं से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रमुख गैसें, ये जो प्रमुख गैसें हैं वो 9 प्रकार की, 9 प्रकार की गैसें हैं, 9 गैसें हैं और ये हल्के से भारी। ठीक है, हल्के से भारी। एक लॉजिक और समझ लो आप, भारी जो गैसें हैं, आपको पता है भारी चीज नीचे रहेगी और हल्की चीज ऊपर चली जाएगी। तो भारी गैसें पृथ्वी के वायुमंडल के, पृथ्वी के धरातल के नजदीक नजदीक मिलेंगी आपको। ठीक है, ये मैंने भारी से हल्के का अनुपात दिखाया। जो सबसे भारी गैस है वो सबसे पृथ्वी के स्थल के नजदीक मिलेगी, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, इस प्रकार करते करते आप हाइड्रोजन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, जो कि सबसे, ये क्वेश्चन भी बनता है कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैसों में कौन सी है, तो वो हाइड्रोजन है और वो सबसे ऊपर मिलती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम नाइट्रोजन। पहले नंबर पे है नाइट्रोजन, इसका शॉर्ट नेम है वो N2 के नाम से इसको जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 के नाम से जानते हैं ऑक्सीजन। ऑर्गन तीसरे नंबर की गैस है और ये ऑर्गन जो है वो AR के नाम से जानते हैं। ठीक है, CO2 है, CO2 के नाम से जानेंगे। और नियोन है, हनी के नाम से जानेंगे। हीलियम है, अची के नाम से जानेंगे। क्रिप्टो है, KR के नाम से जानेंगे। जेनन है, XE के नाम से इसको जानते हैं। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मुख्य मुख्य इनका अनुपात भी देख लेते हैं भाई। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में वो 78.8%। ठीक है जी, और उसके बाद ऑक्सीजन है ये 20.8%। ऑक्सीजन है वो 20.8%। एनसीईआरटी में इसको 20.8 की जगह 20.9 दे रखा है, तो आप ये अपना सेटल कर लेना। मैक्सिमम जगह पे 28.8 देखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपको 28.9 बनेगा। ठीक है, 9 मिलेगा आपको। और ऑर्गन है ये मिलेगा आपको 0.93%। ठीक है, ऑर्गन का अनुपात है ये 9, मैंने गैसों के प्रकार लिखा था वो देख लो। ठीक है, ऑर्गन होगा आपका CO2, CO2 मिलेगा आपको 0.03%। ठीक है जी, CO2 मिलेगा 0.0%। ओके, अब आगे है नियोन, नियोन मिलेगा आपको 2 बार 0 और 2%। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आगे हम चलते चले जाएंगे। आगे इन गैसों का कोई अहमियत हमारे पास है नहीं, पॉइंट में आएंगी तो ज्यादा जरूरी नहीं, यहीं तक क्वेश्चन आ जाता है आपका इसी अनुपात में कि भाई कौन सी गैसों का अनुपात कितना है। खास करके क्वेश्चन बनता है ऑर्गन और CO2 पे, ऑर्गन और CO2 पे। ऑर्गन की मात्रा कितनी है 0.93, ये रहा 90, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। और CO2 की मात्रा कितनी है 0.03%, ये रहा आपका क्वेश्चन जो बन रहा हो। ठीक है, आगे नियोन का पूछ सकते हैं 5वें नंबर पे, तो ये नियोन बनेगी आपकी 2 टाइम्स 0 है और फिर 0.2 टाइम्स 0 और 2%, ये नियोन है। उसके बाद में ये हल्की तौर पे होती जाए, सबसे भारी गैस नाइट्रोजन होगी इसमें। यहाँ पे देखो ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर की सबसे भारी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तीसरे नंबर की सबसे भारी गैस कौन सी है, वो है भाई ऑर्गन। ठीक है, अब चौथे नंबर की CO2, उस प्रकार ये हल्की होती चली जाएंगी, नियोन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनन और हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की गैस कौन सी होगी यहाँ पे, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन होगी, जो कि सबसे ऊपरी स्थान के ऊपर मिलेगी। राइट, ये थे हमारे 9 जो गैसें हैं उनका वायुमंडल में वितरण। ठीक है, इसके बाद हम एक एक गैस, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑर्गन है, इनमें से जो मुख्य गैसें हैं उनका विस्तार से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जो कि क्वेश्चन बनते हैं जहां से आने के, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वैसे तो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल के अंदर 78.8% इसकी मात्रा पाई जाती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे भारी गैस है और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे नीचे पाई जाती है। ठीक है, हमारे नजदीक इसका जो सांद्रण है वो सबसे ज्यादा मिलता है। ये अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करता है भाई, किसका निर्माण करता है, अमीनो एसिड प्रोटीन, हमारी बॉडी में अमीनो एसिड प्रोटीन। अब सोचने वाली बात है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, ये इसकी खूबी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को पौधे अलग हिसाब से ग्रहण करते हैं और जंतु अलग हिसाब से ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है वो मिट्टी से अमोनियम नमक के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ें मिट्टी से इसको अमोनियम नमक के रूप में, अमोनियम नाइट्रस्ट भी बोलते हैं इसको। तो आप सीधा ये बोलोगे ये मिलेगा आपको अमोनियम नमक के रूप में, पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट वायुमंडल से प्राप्त नहीं लेते। देखिए मिट्टी से कार्रवाई हुई और
पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से अमोनियम नमक के रूप में प्राप्त करेंगे किसको, नाइट्रोजन को। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। जीव जंतु जो हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे, जीव जंतु प्राप्त करेंगे पौधे, या तो इन पौधों को यूज करेंगे वो खाकर तब, या फिर उनके द्वारा जो उत्पाद बने हैं उनसे प्राप्त करेंगे। पौधों को डायरेक्ट खाएंगे या पौधों से बनने वाले जो उत्पाद हैं उनको खाएंगे, तब हमारे शरीर में, मानव के शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में क्या जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई। नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पौधे हैं वो मिट्टी से अमोनियम नमक के रूप में प्राप्त करेंगे, और जंतु है वो पौधों को खाएंगे या फिर उनसे बने उत्पाद को खाएंगे, तब उनको नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी, ठीक है। जैसे हम किसी प्रकार का फ्रूट ले लो या कोई सब्जी ले लो, उसको खाएंगे तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है वो हमारी बॉडी में जाएगी, वो डायरेक्ट हम वातावरण से इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पौधे किससे प्राप्त करें, अमोनियम नमक से। जंतु कैसे प्राप्त करेंगे, पौधों से या उनके बने उत्पादों से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अमीनो एसिड के प्रोटीन के रूप में इसको बदल देता है। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है हमारे लिए, सभी जीवों के लिए सांस लेने में सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इसकी वायुमंडल के अंदर जो मात्रा है वो 20.8% है। एनसीईआरटी के अंदर मैंने यहाँ नीचे भी बताया है कि ये 20.9% दिखाया गया है, तो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया गया, ये 20.95% के रूप में इसको एनसीईआरटी में दिखाया गया है। और बाकी हम कई बार क्वेश्चन ये पेपर में भी मैंने देखा है इसको, क्वेश्चन परीक्षा के एग्जाम में, कि 20.8 इसको दे दिया जाता है, तो ये भी सही है। अगर एनसीईआरटी के बेस पे दिखा रखा है तो आप 20.9 कहाँ मिल जाता है, तो आप ये लगाओ 20.95% लगाओ, ये आंसर ज्यादा है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका हमारे शरीर में निर्माण करने में काफी सहायक होती है। यदि ऑक्सीजन ना हो हमारी बॉडी में तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होगा। जो चीजें हम खाएंगे उनसे हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन नहीं ले सकते हैं। ऑक्सीजन उन भोजन को तोड़ता है अंदर जाके और उसको कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन में चेंज कर देता है। ये कार्बोहाइड्रेट, ये वसा और ये प्रोटीन, ठीक है। तो तीनों को प्राप्त करने में कौन सहायक करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 ऑर्गन मिल सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को बदलता है किस, प्रोटीन में बदलता है किसको, भोजन को, और वो कौन बदलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण गैस है हमारी ओजोन, ठीक है। O3 के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओजोन, ये तीसरा प्रमुख घटक है। और वायुमंडल के अंदर इसकी जो उपलब्धता है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मतलब 10 किलोमीटर से नीचे आप देखोगे ओजोन गैस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ आ जाइए आप पृथ्वी के वायुमंडल में, यहाँ चलो, आप 10 किलोमीटर तक गए, सॉरी आप 10 किलोमीटर तक चले गए, ये मानो कि आप 9 किलोमीटर तक चले गए, आपको यहाँ पर ओजोन गैस नहीं मिलेगी। और जैसे ही आप 10 किलोमीटर पे गए, 10 किलोमीटर पे जाते ही आपको ओजोन गैस मिलना शुरू हो जाएगी। इसका जो सही तरीके से अनुपात और आगे इसका विस्तार वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इतना ही समझे कि 10 से 50 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। अब जैसे 10 से 50 जाएंगे, 10 किलोमीटर पे थोड़ा अनुपात मिलेगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर आगे देखेंगे हम 25 से 35 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में सबसे ज्यादा मिलती है। और 35 किलोमीटर से ऊपर फिर जाएंगे तो अनुपात फिर कम होने लग जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसका 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से आगे जाएंगे तो ये नगण्य हो जाएगी, वहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे टॉपिक है, इसके अंदर पॉइंट है, फिल्टर की तरह काम करता है भाई। ये कैसे करता है, ये फिल्टर की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि सूर्य के किरणों के अंदर कई प्रकार के हानिकारक और गैसें भी होती हैं और किरणें भी होती है जिनको हम पैराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं। उन किरणों को ये जो ओजोन गैस है ये नीचे आने से रोकती है, उनका अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, ठीक है। ये लिख भी रहेगा, पैराबैंगनी किरणों को रोकना। और ये पैराबैंगनी किरणों को रोकना ही इसका हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ये अगर ओजोन गैस वायुमंडल में नहीं होती तो पैराबैंगनी किरणें सीधी डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आती और जीवों को नुकसान पहुंचाती। क्यों, क्योंकि पैराबैंगनी किरण हमारे लिए स्किन के रोग जो हैं, चमड़ी रोग, उनके लिए खतरनाक, उसके लिए जनक मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि चर्म रोग यदि हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे जिम्मेवार गैस कौन सी है, ओजोन गैस है, ठीक है। ओजोन गैस यदि वायुमंडल में कहीं पर भी कम होते हैं तो वहां पर चर्म रोग बन सकते हैं। इस प्रकार के आप क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये थे आपके ओजोन गैस से संबंधित कुछ पॉइंट, ठीक है।
अगला टॉपिक है आपका जिससे वायुमंडल मिलकर बनता है, वो है जलवाष्प। जलवाष्प देखिए भाई, ये थोड़ा इसको समझिए। जलवाष्प ऊंचाई के साथ साथ, जैसे हम पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई के साथ ऊपर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है, ऊंचाई के साथ कम होता है। और ये इसकी उपलब्धता कहाँ पर होती है, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी है इसके ऊपर, यहाँ से ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्र जो होंगे वहां पर ज्यादा मिलेंगे। उष्ण मीन्स क्या होता है, गर्म, और आर्द्र मीन्स क्या होता है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा हो, आर्द्रता ज्यादा हो। ठीक है, वायु में नमी हो। तो वो क्षेत्र जहां पर वो उष्ण भी हो, गर्म भी हो, और उसमें आर्द्रता भी ज्यादा हो, तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आके देखिए, पृथ्वी का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको दर्शाया, ये है आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा के नियर अबाउट, ठीक है, चारों दोनों तरफ, उत्तर में और दक्षिण में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलता है भाई। तो सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उष्ण भी होगा। ठीक है, और आप देखो पूरी दुनिया में भूमध्य रेखा के ऊपर जो है जलीय भाग ज्यादा है। वर्ल्ड के मैप पे आप देखोगे तो जलीय भाग ज्यादा है। ठीक है, तो जलीय भाग ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पानी है, और पानी से अधिक तापमान है, और अधिक तापमान भी है और पानी भी है। तो तापमान पानी को किस में बदल देगा, किस में बदल देगा, जलवाष्प में बदल देगा, वाष्प में बदल देगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो जलवाष्प की जो उपलब्धता होती है वो उष्ण और आर्द्र स्थानों में होती है। निम्न की बात करें हम तो ध्रुवीय क्षेत्र और रेगिस्तानी एरिया में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ ज्यादा होती है, इसलिए जलवाष्प नहीं बन पाते, और बर्फ भी जमी होती है। दूसरा, सूर्य की किरणें भी यहाँ पर बहुत कम पहुंचती हैं, तो ये जो बर्फ है ये जलवाष्प में बदल नहीं पाती, क्योंकि बर्फ पिघल नहीं पाती है। दूसरा, रेगिस्तानी एरिया में एक तो तापमान ज्यादा रहता है, दूसरा वहां पर पानी नहीं होता, तो वहां पर जलवाष्प बहुत ही कम बनते हैं, तो इसलिए मात्रा कम मिलेगी। तो कहने का भाव समझिए, उष्ण, आर्द्र और ध्रुवीय और रेगिस्तानी एरिया में उष्ण आर्द्र में अधिक और रेगिस्तानी एरिया में कम पाया जाता है। जहां पर अधिक पाया जाता है उस अधिकता का प्रतिशत है 4%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उष्ण आर्द्र जो जलवाष्प का जो अनुपात होता है वो अधिकतम कितना होता है, वो 4% होता है। और अधिकतम कहां पर होगा, 4% कहां पर होगा, भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। ठीक है, और निम्नतम जो होता है वो 1%, और ये कहां पर होगा, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इस प्रकार आप देखो, भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भी आपको ऑप्शन बना के देंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जलवाष्प की मात्रा घटेगी, बढ़ेगी, या फिर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कर पाओगे, क्योंकि भूमध्य, फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य तप ज्यादा है और भूमध्य रेखा के ऊपर पानी भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जहां पर सूर्य तप ज्यादा होगा तो सूर्य तप पानी क्या कर देगा, वाष्प में बदल देगा। ठीक है, तो इसलिए भूमध्य रेखा का जो एरिया है, और इस एरिया को हम उष्ण और आर्द्र बोलेंगे। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी होगा, तो नमी कहां पर होगी, जहां पर पानी होगा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के नजदीकी जो क्षेत्र है उसमें उष्ण भी है और आर्द्र भी है। तो भूमध्य रेखा वाले एरिया में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाएगी, और ज्यादा की वैल्यू कितनी है, 4%। ठीक है, अगला है ध्रुवीय और रेगिस्तानी। ये क्या है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर चले जाएंगे सूर्य का तप भी कम होता चला जाएगा, और क्षेत्र क्या है, सूखे है, धरातल है, पानी नहीं है यहाँ पर, और ऊपर जाओगे तो बर्फ है, बर्फ में जमा पड़ा है सारा का सारा एरिया, और सूर्य का ताप भी कम है, तो बर्फ वो पिघल नहीं पाती, और पिघल नहीं पाती तो यहाँ पर जलवाष्प नहीं बनते। तो क्वेश्चन बन गया आपका, नहीं आंसर बन गया आपका कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब हम जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा घटेगी, और उल्टा कर ले इसका कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी। राइट, आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब ये जलवाष्प क्या करता है, एक कंबल की तरह काम करता है। कंबल की तरह काम कैसे करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें है ना, उनमें से कुछ भाग को ये यहीं पर रोक लेता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणों को, ये सूर्य किरण होगी आपकी, सूर्य किरण, ठीक है, इनसे आने वाली सूर्य किरणों को क्या करता है, ये कुछ भाग को रोक लेता है। ठीक है, एक बात तो ये, और जो पृथ्वी से टकरा के सूर्य की किरण वापिस आती हैं उनको पार्थिव किरण बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरण सूर्य किरण होगी, और पृथ्वी से जाने वाली वापस किरण वो होगी पार्थिव किरण होगी। ठीक है, उनको संग्रहित कर लेता है, मतलब यहाँ से जो किरणें वापस जाएंगी उनको क्या कर लेगा, यहीं पर रोक लेगा।
ठीक है। तो कुछ तो पार्ट इसमें से सोख लिया और जो पृथ्वी से वापस जा रहे हैं उनको भी यहीं पर रोक लिया। तो इस आधार पर ये पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देता है और ना ही अधिक ठंडी होने देता है। वो एक कंबल की तरह काम करते हैं। हम सर्दियों में कंबल ओढ़ लेते हैं तो ना ही तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है कि हम उसको उतार के फेंक दें और ना ही वो ज़्यादा ठंडी हमें लगने देता है। ये संतुलन बना के रखता है। तो जो जलवाष्प है ये पृथ्वी के तापमान के हिसाब से संतुलन बना के रखने में सहायक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलन बनाने में कौन सी गैस काम करती है, तो जलवाष्प करता है। ठीक है भाई। और अगला है इसका, वायु के स्थिर और अस्थिर होने में भी जलवाष्प काफी अहम भूमिका निभाता है। कि जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या है, वायु भारी हो जाएगी तो कम गति करेगी, हल्की वायु होगी तो वो ज्यादा गति करेगी। जलवाष्प की मात्रा कम है तो वायु ज्यादा गति होगी तो अस्थिर हो जाएगी, और जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो वायु भारी हो जाएगी, चल नहीं पाएगी तो वो स्थिर हो जाएगी। राइट। ये था आज आपका हमारा ये वायुमंडल ये संरचना का पूरा का पूरा टॉपिक है। अगला है इसका ही एक और रहेगा हमारे पास है धूल कण। ये बना हुआ भैया धूल कण। धूल कण क्या होते हैं, ये आपको पता है धूल कण है तो वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है इसके निचले भाग में, बिल्कुल इस एरिया में, ऊपर नहीं मिलेंगे ये, बिल्कुल इस एरिया में मिलेंगे धूल कण। ठीक है। और धूल कण के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से धूल कण निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ से धूल उड़ती है उन्हीं से धूल के कण मिलते हैं, नहीं, और भी बहुत से स्रोत है इसके। देखिए समुद्री नमक जो है वो भी धूल कण का काम करते हैं, मिट्टी से जो धूल उड़ती है वो भी धूल कण का काम करते हैं, धुआं जो है, बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं जो धुआं आकाश में जाता है ये भी धूल कण का काम करता है, राख है वो भी धूल कण का काम करती है, ज्वालामुखी के फटने से या और अन्य कारणों से राख वायुमंडल में आ जाती है तो वो भी धूल कण का काम करती है। पराग है, पौधे के जो पराग है वो भी, और टूटी हुई उल्काएं, आकाश में देखो आप उल्का पिंड घूमते रहते हैं, वो टूटते रहते हैं, उनके और बारीक बारीक टुकड़े जो टूट कर वायुमंडल में घूमते रहते हैं वो भी धूल कणों के रूप में काम करते हैं। ठीक है। तो समुद्री नमक, मिट्टी, धुआं, राख, पराग और टूटी उल्काएं, ये जो सारे के सारे कारक हैं ये क्या है, धूलकण बनने का काम करते हैं। अधिक जमाव कहाँ पाया जाता है धूलकणों का, देखिए धूलकण कहाँ मिलेंगे, शीतोष्ण और उपोष्ण, जो कि वो क्षेत्र जो ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा। ठीक है, वहां पर मिलेंगे धूलकण। और उपोष्ण, उष्ण है लेकिन कम है, ये जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है इससे कम है, तो यहाँ पर सूखा है, सूखे में आपको पता है धूली उड़ती है। ठीक है। तो उपोष्ण क्षेत्र में क्या होगा, ये धूलकण ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। अधिक जमाव होगा इनका शीतोष्ण, जो एरिया शीत भी हो और उष्ण भी हो, ठीक है, वहां पर, और उपोष्ण में। बादल का निर्माण देखिए, अब इनका आखिरी काम है धूलकणों का, ये बादल का निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो धूलकण होते हैं ये आर्द्रता ग्राही केंद्र होते हैं। इसका मतलब क्या है, धूलकण आर्द्रता को सोखने वाले होते हैं। ठीक है। जब वायुमंडल में आर्द्रता होती है, जलवाष्प होते हैं, तो वो जलवाष्प ये जो धूल के कण है ना इनके साथ जाके मिल जाते हैं, और साथ जाके मिलेंगे, साथ जाके मिलने से एक प्रकार सा ये सघन होता जाएगा और धूलकण बनते जाएंगे। वायुमंडल में असंख्य धूलकण होते हैं भाई, वो मिलते जाएंगे इसके साथ, और इस प्रकार से ये सब आपस में मिलेंगे तो एक बादल का निर्माण कर लेंगे। तो धूल कण बादलों के निर्माण में भी प्राइमरी स्टेज है। ठीक है। तो बादलों के निर्माण करने में धूल कण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा वायुमंडल के संगठन से लेकर बादलों के निर्माण तक का टॉपिक। इसका अगला जो वीडियो आएगा उस अगले वीडियो में हम वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है। आशा करता हूं आपको हमारा ये विषय का ज्ञान अच्छा लगा होगा और जानकारी देने वाला लगा होगा। परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे आप मैच करके देखना। मेरे हिसाब से इनमें से क्वेश्चन पूछने वाले बनते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसमें कोई गलती है तो वो मुझे बताएं कि इसमें भी क्या गलती है, ताकि मैं सुधार कर सकूं और आने वाले समय में आपको अच्छी जानकारी प्रदान कर सकूं। धन्यवाद। नमस्ते।